नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर जहां जमकर निशाना साधा, वही कहा कि ईवीएम पर हमारा सैद्धांतिक विरोध है और रहेगा। वही उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सांसद दिनेश लाल यादव को कहा कि वे नई स्क्रिप्ट लिखवाएं। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ में जब से वो आए हैं, किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान हर वर्ग का अपार समर्थन मिल रहा है और यहाँ के लोगों ने संसद में भेजने का आशीर्वाद देंगे। पार्टी कार्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि नेताजी कहते थे, इटावा हमारा दिल तो आजमगढ़ धड़कन, माना तो आजमगढ़ के हर नागरिक में दिल में नेताजी की तस्वीर बनी रही। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने नेताजी अखिलेश यादव को सांसद बनाया। केवल सांसद ही नहीं, उनकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए जो अधिकतम प्रयास व परिणाम हो सकता था, उसे आजमगढ़ की सरजमी ने दिया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब से जिले की सीमा में घुसा हूँ, आज तीसरा दिन लगातार व्यापारी, मजदूर, हर वर्ग, हर जाति के लोगों का बहुत व्यापक समर्थन व आशीर्वाद मिल रहा है। इस समर्थन की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि यहाँ के लोग निश्चित तौर पर मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और यहाँ से संसद में भेजेंगे। मैं यहाँ के लोगों को आश्वस्त कराता हूँ कि जो परंपराएं यहाँ हमारे बुजुर्ग व नेताओं ने रखी थी और जिस उम्मीद के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें यहाँ से टिकट दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरूं। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के बयान पर अखिलेश जीत कर व धर्मेंद्र हार कर चले पर पलटवार करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वह कोई नई स्क्रिप्ट लिखवाएं। ये मैं बहुत दिनों से यही सुन रहा हूँ। वे चिंता करें कि अग्निवीर के 75% नौजवान जो देश की सीमा की रक्षा करते हैं, वे नौजवान निकाले जाएंगे। आज पेपर लीक कर दिया जा रहा है, तो आप सोचिए उन नौजवानों के परिवारों के बारे में। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भाजपा सरकार को कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी पर घेरते हुए कहा कि आज भाजपा में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है और इस सरकार में बेरोजगारी की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों से सहयोग न मांगे, बल्कि अपने पुराने घोषणा पत्र को उठाएं और लोगों को गुमराह न करें। लोग गुमराह नहीं होने वाले हैं। 2 करोड़ रोजगार वादा था, आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि 450 रुपये प्रति सिलेंडर पर बापू की समाधि पर जाने वाले लोग बताएं कि आज सिलेंडर की कीमत कितनी है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि देश बिकने की परिभाषा क्या है। आज बैंक, रेलवे, हवाई अड्डे, हवाई जहाज, संचार की चीजें बिक गई, LIC बिक गई, तो भाजपा बताए कि देश बिकने की परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोग जनता से न पूछें, उनके घाव पर और नमक न छिड़के, नहीं तो लोगों को गुस्सा आ जाएगा। ईवीएम के सवाल पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ईवीएम को लेकर हमारा सैद्धांतिक विरोध है और विरोध हमारा रहेगा और जब कभी समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को देश की जनता ताकत देगी तो निश्चित तौर पर हम लोग ईवीएम को हटाएंगे। सांसद निरहुआ के द्वारा लगातार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तंज कसने के सवाल पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चैलेंज नहीं करना चाहिए। वे पिछला चुनाव लड़े थे, निरहुआ 2,60,000 से हारे। उस चुनाव में भी हमें आने का मौका मिला था। उस समय उन्होंने बयान दिया था कि ब्रह्मा भी नहीं हरा सकते हैं, तो कुछ लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बड़े लोगों पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि पहले हमारे समाजवादी साथियों को से निपटो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके बारे में चर्चा न करें। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि निरहुआ स्क्रिप्टेड राजनीति करते हैं और हम लोग जज्बातों की राजनीति करते हैं। 2 दिन हो गया आपका दौरा, तो किस तरह के रुझान मिल रहे हैं और लोगों की जन समस्याएं क्या हैं? किस कुछ चीजें बात हो रही है लोगों से? देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली उम्मीदवार हूँ समाजवादी पार्टी का, जिसको आजमगढ़ जैसी शानदार सरजमी पर एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फिर से भेजा है। क्योंकि ये सरजमी मैं समझता हूँ समाजवादी इतिहास की सबसे ऐतिहासिक सरजमी है, जहाँ एक बहुत शानदार परंपरा स्वर्गीय राम बच्चन जी का
ये क्षेत्र रहा, स्वर्गीय चंजी जी का क्षेत्र रहा, स्वर्गीय राम नरेश जी का क्षेत्र रहा। सदैव नेताजी ने हमेशा कहा कि अगर इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। जहाँ नेताजी ने आजमगढ़ को अपनी धड़कन माना, वहीं आजमगढ़ के हर नागरिक के दिल में नेताजी की तस्वीर बनी रही और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नेताजी भी यहाँ से सांसद रहे। आर्य अखिलेश यादव जी को भी यहाँ के लोगों ने सांसद बनाया और केवल सांसद ही नहीं बनाया बल्कि उनकी विचारधारा को बढ़ाने का जो अधिकतम प्रयास हो सकता था, अधिकतम परिणाम हो सकता था, वो आजमगढ़ की सरजमी ने दिया है। और ऐसी जगह पर मुझे आने का मौका मिला। मैं परसों से आया हूँ, आज तीसरा दिन है क्षेत्र में। लगातार जब से जिले की सीमा में घुसा हूँ, बहुत व्यापक समर्थन, बहुत व्यापक आशीर्वाद। समाज का कोई वर्ग, कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप ऐसा नहीं है, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, हमारे नौजवान हों, किसान हों, हर तरह के लोग, व्यापारी हों या जाति धर्म के लिहाज से किसी भी अगर आप वर्गीकरण करेंगे तो हर वर्ग के लोगों का समर्थन व्यापक मिल रहा है। और समर्थन की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि मुझे निश्चित तौर पे यहाँ के लोग अपना आशीर्वाद देके यहाँ से संसद भी भेजेंगे। और मैं लोगों को आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, जो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने रखी, हमारे नेताओं ने रखी और जिस उम्मीद के साथ हमारे अध्यक्ष जी ने मुझे भेजा है, मैं कोशिश करूंगा उनकी सभी उम्मीदों को मैं पूरा कर सकूं। निरहुआ कहते हैं कि अखिलेश यादव जी चुनाव जीत करके चले गए और दूसरे भाई चुनाव हार करके चले गए। ऐसे में फिर आए, चुनाव जीते हारेंगे, आजमगढ़ से चले जाएंगे। मैं लगातार आजमगढ़ के बीच ही लोगों के लिए बना हुआ। उनसे कहिए कोई नई स्क्रिप्ट लिखवाएं। ये स्क्रिप्ट मैं उनकी बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, कुछ नया लिखवाएं सर। कुछ चिंता करें। अग्निवीर के कैसे नौजवान 75% देश की सीमा की रक्षा करके जहाँ फक्र और गौरव महसूस करते हैं, वो 75% नौजवान निकाले जाएंगे। आप सोचिए उन परिवारों के बारे में, आप सोचिए उन परिवारों के बारे में जिसमें अगर पुलिस भर्ती के नाम पर नौकरियां निकलती हैं और 50 लाख नौजवान उसमें शामिल होते हैं और पेपर लीक कर दिया जाता है। आप सोचिए उन नौजवानों के क्या हाल होंगे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, मुझे नौजवानों की बेरोजगारी का एहसास है। कैसे बुजुर्ग लोग अपनी खून पसीने की कमाई करके, कर्ज लेके, जमीनें बेच के, उधार लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और नौजवानों की जो परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं या पेपर लीक कर दिए जाते हैं, उनके बुजुर्गों से क्या बीत रही है, कम से कम उसकी तरफ चिंता करें, एक नई स्क्रिप्ट लिखें। सर, बीजेपी मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए जन जन से सहयोग मांग रही है। वो अपनी मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी चीज। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्षरत है। पीडीए का मुद्दा है, दलित, पिछड़े, शोषित मुसलमान भाइयों के प्रति, आदिवासियों के प्रति जो शोषण भेदभाव हो रहा है बीजेपी में, वो किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी की किस पराकाष्ठा पे। और भारतीय जनता पार्टी से मैं कहूंगा कि वो लोगों से सहयोग न मांगे, अपने पुराने घोषणा पत्र को उठाएं और गुमराह न करना चाहें लोगों को। लोग गुमराह होने वाले नहीं है कि आप नए इवेंट करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, बाद में तो आप पूछिएगा, पहले ये बताइए 2 करोड़ रोजगार हर साल थे, आज 10 साल हो गए सरकार को, 20 करोड़ नौजवानों के रोजगार कहाँ हैं? आप बताइए। उस समय देश के हमारे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाया जाता था कि डॉलर की कीमत पर रुपए की वैल्यू गिरती चली जा रही है और प्रधानमंत्री जी की उम्र की वैल्यू होती चली जा रही है। हमारे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अपमान किया जा रहा था। आज बताएं डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कहाँ खड़ा है? जहां बीजेपी के लोग कहते थे रुपए की केवल कीमत ही नहीं गिरती बल्कि देश की शान गिरती है, आज बीजेपी लोग जवाब दें कि आखिर हमारे देश की सम्मान और गौरव कहां पहुंचा दिया है। बीजेपी के लोग इस बात का जवाब दें, जो लोग 450 रुपए के सिलेंडर पर राजघाट पे बापू की समाधि पे जाके का आंदोलन करते थे, आज वो बताएं सिलेंडर कहाँ है, आज वो बताएं डीजल और पेट्रोल कहाँ है। आज वो इस बात को बताएं जो लोग कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, देश बिकने की आखिर परिभाषा क्या है? देश का रेल बिक गया, देश का तेल बिक गया, देश के हवाई जहाज बिक गए, देश के हवाई अड्डे बिक गए, देश की संचार की तमाम चीजें बिक गई, देश की बैंकें बिक रही हैं, देश की बीमा कंपनी बिक रही है। आखिर देश बेचने की भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा क्या है? आज 10 साल के भाजपा के शासन के बाद पूरा देश उनसे ये सवाल कर रहा है। लोगों से सुझाव ना मांगे, लोगों से सुझाव मांगेंगे तो बीजेपी के लोगों से मैं कहूंगा लोगों के दिलों में और गुस्सा आएगा। उनके घाव पर नमक न छिड़को, नमक छिड़कोगे तो कहीं ना कहीं
आपको और ज्यादा शिकार भी होना पड़ेगा। परिणामों के बाद EVM की बात अगर आजमगढ़ में नहीं, सारे साथी होंगे, हम लोग बहुत जल्दी उनके साथ बैठक करके सारे साथी दिखेंगे। सर, निरहुआ जी कहते हैं आजमगढ़ के 15 महीने में जो मैंने विकास कर दिया 15 साल में कोई नहीं कर पाया। आपने देखा क्या चीजें दिख रही है? वो इसी तरह से सच होगा जैसे उनको ब्रह्मा नहीं हरा सकते थे। सर, उनका कहना है कि सर अगर आप जीतेंगे तो 5 करोड़ मिलेगा, उनके पास 500 करोड़ है। ये उनको ये पता नहीं है कि ये आजमगढ़ की सरजमी है, इसीलिए मैं कहता हूँ स्क्रिप्टेड राजनीति करते हैं हम लोग, जज्बातों की, दिलों की राजनीति करते हैं। ये आजमगढ़ जिला वो जिला रहा है, कभी बड़ी बड़ी सत्ताओं का, कभी बड़े से बड़े प्रलोभन का, कभी आजमगढ़ के लोगों ने परवाह नहीं की। ये आजमगढ़ के लोग क्रांतिकारी लोग रहे हैं, आजमगढ़ के लोग तर्क पर, आजमगढ़ के लोग गुणदोष पर, आजमगढ़ के लोग समाज के हित पर, आजमगढ़ के लोग समाज की सच्चाई पर राजनीति करने वाले लोग रहे हैं। तो यहाँ प्रलोभन देने की बातें न करें, उससे पहले आजमगढ़ का इतिहास पढ़ें। सर, आप EVM को भी ध्यान में लिया जाएगा आप लोगों के द्वारा? EVM हमारा सैद्धांतिक तौर पे समाजवादी पार्टी का लगातार EVM का विरोध है और विरोध हमारा रहेगा। और जब कभी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को ताकत देगी देश की जनता, तो निश्चित तौर पे EVM को हम लोग हटाएंगे। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कटाक्ष करते रहते हैं, उसको लेके उन्होंने फिर एक बार कटाक्ष किया और कहा कि हम उनके भाई को चैलेंज किए थे, वो नहीं आए, डर के भाग गए। इसके में उनके भाई आए हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चैलेंज की बातें नहीं करनी चाहिए। वो पिछला चुनाव लड़े भी थे, 2,60,000 से हारे थे, जबकि मैंने उस चुनाव में भी मुझे आने का मौका मिला था। और अगर आप लोगों के पास वो रिकॉर्डेड बयान होगा तो सुना, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा भी नहीं हरा सकते। यही बात कही थी ना, यही बात कही थी, अगर आपके रिकॉर्ड में होगी। तो कुछ लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बड़े लोगों पे आरोप लगाते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि हमारे समाजवादी साथियों से पहले निपटो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो देश की बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके बारे में चर्चा न करो और उनसे कहो कि कुछ नए स्क्रिप्ट राइटर लाएं। ये स्क्रिप्ट बहुत पुरानी चल रही है। इंडिया का मिल सकता है, इसकी कितना आप सांत्वना वो देंगे? मैं चाहूंगा कि आपके अगर कोई मित्र, कोई साथी मैनपुरी के हों, जहाँ से मैं रहा हूँ, कोई साथी अगर बदायूं के हों, तो उनसे अगर लें और वहाँ से रिकॉर्डेड बयान ले आएं, उसके बाद आजमगढ़ के लोगों को दिखाएंगे तो शायद मेरी भी कोई मदद हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।